नीति निर्देशक तत्व आपको 3 भागों में पढ़ाए गए हैं मित्रों। पहला भाग था हमारा अनुच्छेद 36 से 40 तक, दूसरा भाग था 40 से 45 तक, अब तीसरा भाग है अनुच्छेद 46 से 51 तक। 3 भागों में इसलिए बताया गया कि आपको संक्षिप्त कुछ समझ में आ जाए, कुछ रह ना जाए, जिससे आप पूरा नीति निर्देशक तत्व समझ सकें। और उसके बाद हम आपके लिए हर एक अनुच्छेद का एक एक वीडियो डाले हैं, जिससे आपको फाइंड करने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे आप तुरंत डालें अनुच्छेद 46 क्या कहता है, तुरंत खुल के आ जाएगा अनुच्छेद 46 ये कहता है, तुरंत धड़ाधड़ पूरा देख लेंगे। आपको पूरा वीडियो नहीं देखना कि पहले 41 42 देखेंगे फिर 46 आएगा, सब अलग अलग डाल रखा है। यही हमारा उद्देश्य है कि आप सीधा सर्च करो, सीधा पढ़ो, कोई बीच का नहीं देखना है आपको, जो चाहिए वो मिलेगा हमारे चैनल पे। तो हम अभी बात करते हैं अनुच्छेद 46 से 51 की बात करते हैं। पहले आपको हम परिभाषा फिर से समझा देते हैं, देखिए वीडियो का एंड है और परिभाषा समझना बहुत जरूरी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात क्या करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे सिद्धांत हैं जो राज्य के आदेशों पर कार्य करते हैं। राज्य इन पे काम करती है और हमारे मौलिक अधिकार जो थे उन पे हमारी सुप्रीम कोर्ट काम करती है ना। मौलिक अधिकार को केंद्रित नहीं किया जाता, जितना मौलिक अधिकार मिला है वो सारा आपका रहेगा, उसे कोई मिटा घटा पिटा सकता नहीं है ना। सिर्फ 21 और 20 वो भी राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 21 को और 20 को थोड़ा सीमित किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल है तो 21 में कहता है जीवन की स्वतंत्रता। अब आपातकाल चल रहा है, जीवन स्वतंत्रता करने जाओगे गोली लग जाएगी, साला वैसे ही टपक जाओगे ना। और आपातकाल तभी लगता है जब कोई देश में आक्रमण कर देता है, पता लगे वहाँ आपातकाल लगा हुआ है, साला बॉर्डर पे पहुँच के ठाए ठाए 2 गोलियाँ मारी, भयंकर आपातकाल पूरा तुम पे ही आ गया। उस समय आपके अनुच्छेद 21 को सीमित कर दिया जाता है। अब क्या है कि आचार संहिता लगी, चुनाव होने वाला है, उस समय आपको गिरफ्तार भी कर सकते हैं बिना पूछे वारंट के ना, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा के लिए कार्य किया जाता है। तो हम अभी बात करते हैं कि जो हमारे राज्य सरकार के अंडर में आते हैं वो अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं नीति निर्देशक तत्व। उसमें आपको जो योग सेवाएं प्रदान की जाती हैं, राशन, लैपटॉप वितरण है ना, फलाना मोटरसाइकिल वितरण, हेलीकॉप्टर वितरण, वो सब उसी में आता है। जो आपको सरकार दे रही है वो उसी में आता है। और अनुच्छेद 36 में आता है ना राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा जो कुछ आपको मिल रहा है, मतलब राज्य की सुविधाएं, वो नीति निर्देशक तत्व हैं। और नीति निर्देशक तत्व के अंदर जो आपको मिल रहा है वो कभी भी लिया जा सकता है, उसमें कोई रोकथाम नहीं है। क्योंकि आप अनुच्छेद 37 क्या कहता है, अनुच्छेद 37 यही कहता है कि यह न्यायालय में परावर्तनीय नहीं है। तो आप राशन मिल रहा था अभी कोरोना काल में फ्री, अब कहो राशन लेने जाएंगे क्या, कोटेदार भगा देगा, क्यों भगा देगा। और आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हमारा मौलिक अधिकार में एक आर्टिकल था, आर्टिकल 32, मतलब अनुच्छेद 32 है ना, मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है आर्टिकल 32। लेकिन यहाँ वो काम नहीं करेगा, ये नीति निर्देशक तत्व है, वो सुप्रीम कोर्ट के लिए था। जब सुप्रीम कोर्ट जो हमारे आर्टिकल बनाई है फंडामेंटल राइट्स, उनका उल्लंघन होता है तब हम आर्टिकल 32 का उपयोग करते हैं ना, ये बहुत अलग है। तो आपको परिभाषा समझ में आ गई, नहीं समझ में आती तो इसके लिए हमने एक वीडियो डाल रखा है, वहाँ जाके आप देखें। और हम वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें मित्रों। अब हम बात करेंगे पार्ट 3, अनुच्छेद 46 क्या कहता है। अनुच्छेद 46 हमने लिखा नहीं है क्योंकि आपको पिछली वीडियो में थोड़ा सा बताया था हमने। तो अनुच्छेद 46 क्या कहता है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जनजाति की शिक्षा एवं संस्कृति की बात करता है। जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं मित्रों, उनके लिए आर्टिकल 21 में भी तो कुछ बताया गया था, लेकिन 29 और 30 मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो 29-30 आता है उनमें भी बात किया गया है। तो अनुसूचित जनजाति को बहुत अधिकार और सम्मान दे रहा है संविधान हमारा, अच्छी बात है, क्योंकि वो बहुत पिछड़ा वर्ग था है ना, उनको भी आगे लाना है, सबको एक समान लेके चलना है, कहीं से किसी को धोखा या फिर छोटा साबित नहीं करना, सब एक समान है। तो अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जनजाति के लिए बात की कि अनुसूचित जनजाति की शिक्षा की व्यवस्था और संस्कृति, धार्मिक, सब काहिक व्यवस्था अनुच्छेद 46 करता है ना। तो अनुच्छेद 46 पूछा, अनुच्छेद 46 क्या है। तो अनुच्छेद 46 अनुसूचित जनजाति की शिक्षा की व्यवस्था की बात करता है राज्य द्वारा उनके लिए नए नए विद्यालय खुलवाना और उनकी प्राथमिकता को अधिक बढ़ावा देने से वो सरकारी पदों तक पहुंच सके, इसीलिए उनके लिए थोड़ा आरक्षण की व्यवस्था की गई संविधान में। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मेहनत करेगा वही आगे जाएगा। तो अनुच्छेद 46 को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है अनुच्छेद 29-30 में। आप जाके पढ़ लेना, वीडियो डाउनलोड कर रखा है वहाँ पे, सभी लोग देख सकते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 जो हमारा है ना, वो राज्य की जनता के लिए पोषाहार, जीवन स्तर, लोक व्यवस्था की
बात करता है। पूछ लिया गया अनुच्छेद 47 क्या है। तो अनुच्छेद 47 राज्य जो है ना, राज्य को निर्देश देता है, राज्य में निवास सभी जनता को लोक व्यवस्था, मतलब जो हमारी व्यवस्थाएं हैं ना उन सबको प्रदान करो, जीवन जीने का तरीका दो, जीवन जीने में उनकी मदद करो, कैसे जीवन जी सकते हैं सब उपाय बतलाओ, और पोषाहार, उनको खाना पानी और सब काहे की व्यवस्था करो, है ना। तो अनुच्छेद 47 में एक बात और कहती है, जो हमारी ये औषधि बनती है ना, औषधि जो मतलब हमारे लिए हानिकारक हैं उन पर रोकथाम की जाए। अनुच्छेद 47 का सबसे बड़ा यही है ना, अनुच्छेद 47 उन सब चीज़ों को रोकेगा जो राज्य में नुकसान करती हैं, जैसे ड्रग्स, अफीम, ये सब अनुच्छेद 47 को निर्देश देता है संविधान कि ये सब रोको, ड्रग्स वगैरह बिकना बंद कर दो। मतलब दारू तो चलो आम बात है, दारू लोग पिएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे ना, लेकिन कई राज्यों में दारू पर प्रतिबंध लगा दिया गया, नहीं बिकनी चाहिए। अब पता लगे दारू पी के पड़े हैं नाले में लौट रहे हैं, पूरा घर पहुँचे नहीं, घर से हारे फोन आने लगे, वो घर जाके 24 घंटे कंप्लेन लिखवा दी उनके घर वाले। तो ये सब मतलब अच्छी बातें नहीं है, दारू भी पियो तो ऐसा नहीं पीना चाहिए, तो दारू पे भी रोक लगानी चाहिए हमारा कहना है। लेकिन वो अनुच्छेद 47 भी कहता है, आदेश देता है कि रोक लगाओ एक, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम अनुच्छेद 47 समझ गए। अब बात करते हैं अनुच्छेद 48 क्या है। अनुच्छेद 48 जो है हमारा, कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक ढंग से विस्तार करने का राज्य को और जनता को मतलब बतलाता है। तो कृषि सेवा जो है राज्य को एक अधिक बलवान बनाती है, जिससे अब हमारा राज्य है, हमारे राज्य में गर्मियों में बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं। और राज्य में गर्मियों में क्या समस्याएं आती हैं, राज्य में क्या होता है कि गर्मी आ गई और हमारे खेतों में धड़ाधड़ आग लग गई, भैया चिंगारी उड़ गई, पूरा 10-20 बीघा खेत उड़ गया। अब वहाँ जाके पानी डालने धड़ाधड़, अब पानी डालने से कहीं आग बुझती है, हवा भी चल रही लपेट, जिसे कहते हैं लू भी दबा के चली जा रही, तो वो काबू नहीं होने की। उस समय पूरा नुकसान हो गया किसान का बेचारा, इतनी मेहनत से फसल हो गया फिर हो गया नुकसान, है ना। अक्सर ये आग गेहूँ की खेती में लगती है, क्योंकि गेहूँ गर्मियों में होते हैं और बिल्कुल चटपटे हो जाते हैं, आग तगड़ी लगती है वहाँ पे। तो उनके लिए फिर राज्य सरकार उनको मुआवजा देती है ना, एक फॉर्म वगैरह लेखपाल आता है, फील करता है और राज्य को भेजता है, तो राज्य सरकार मुआवजा देती है उनको। और पशुपालन की व्यवस्था क्या है, पशुपालन आप करेंगे तो आपके वहाँ सब व्यवस्था है, आपके गांव में डेयरी की व्यवस्था है, पशुपालन करें, दूध बेचें, जिससे आपका डेली का खर्चा निकलता रहे। और आधुनिक ढंग मतलब यही सब है कि विकास, अब आपको खेत जोतना है, रोटावेटर ट्रैक्टर वगैरह आ गया, पानी लगाना है, सरकारी टेबुल है उससे लगा दो, सरकारी लाइट नहीं चला तो फिर उससे जोड़ दो सोलर टेबल से, सोलर टेबल गांव लग गए, बड़ा चलाया, साला धूप निकली दबा के धड़ धड़ पूरा उड़ेल दिया पानी, है ना। तो ये सब आधुनिक ढंग की व्यवस्थाएं हैं और जो अनुच्छेद 48 करता है। अनुच्छेद 48 में एक और आपको अनुच्छेद 48 का के अंतर्गत पर्यावरण, वन रक्षा एवं जीव रक्षा की बात करता है। पर्यावरण को संतुलित रखना है, पेड़ काटने नहीं है, पेड़ लगाने हैं, जिससे आप खेतों को भी फायदा है, इंसान को फायदा है। ऑक्सीजन लेवल हमारा 21% है और 21% से नीचे ऑक्सीजन लेवल घटना नहीं चाहिए, ये हमारा कहता है आर्टिकल 48(1) मतलब का। अब बात करते हैं अनुच्छेद 49 की। अनुच्छेद 49 कहता है प्राचीन महत्व में स्मारक वस्तुओं को सुरक्षित रखें। हमारा ताजमहल हो गया, ताजमहल को सुरक्षित रखना एक हमारा प्राचीन है स्मारक, ताजमहल को सुरक्षित रखेंगे ना, क्यों रखेंगे कि वो प्राचीन पर्यटक है, वहाँ लोग आते हैं और डेंट पेंट की व्यवस्था सरकार ही कराती है वहाँ पे, है ना, उनका फंड वगैरह वसूलते हैं सब। जो सरकार कहता है कि हमारे जो प्राचीन सभ्यता है उनको सुरक्षित रखें, प्राचीन वस्तु प्राचीन स्थान को सुरक्षित रखने के लिए जो राज्य सरकार कर सकती है वो सब करे, कोई रोकथाम नहीं है। अब से हमारा प्रयागराज था, इलाहाबाद, उससे इलाहाबाद का नाम था, अब इलाहाबाद का नाम हटा के उसे प्रयागराज कर दिया गया, प्रयागराज कर दिया, बहुत अच्छी हो गई कि वही हमारा राष्ट्रीय महत्व है। संगम है, वहाँ कई सारी नदियाँ मिलती हैं, गंगा यमुना सब मिलता है उधर आके, तो उसका नाम बदलने में कोई हर्ज नहीं है। अनुच्छेद 48 यही कहता है। अब आप लोग सोचते होंगे कि योगी जी ने नाम बदल दिया, क्यों बदल दिया? इसीलिए बदल दिया भाई, हमारी सभ्यता को सुरक्षित रखना है तो नाम बदलना पड़ेगा, हमें किसी अन्य देश या राष्ट्र की सभ्यता संस्कृत को नहीं लाना है हमारे भारत देश में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 50 की। अनुच्छेद 50 लोक सेवा से न्यायपालिका को पृथक बनाना, मतलब समाज सेवा करके न्यायपालिका को पृथक बनाने की बात करता है। अब अनुच्छेद 51 क्या कहते हैं? अनुच्छेद 51 जो हमारे आपसी विवाद हैं उनको सुलझाना है,
शांतिपूर्ण ढंग से। अंतर्राष्ट्रीय विवाद है उनको भी सुलझाना है शांतिपूर्ण ढंग से, है ना। कभी कभी हमारे जो सिद्धांत होते हैं ना काम नहीं करते। चीन ने तिब्बत पे आक्रमण किया, वहाँ क्या था, अनुच्छेद 51 पंचशील सिद्धांत गांधी जी के वहाँ लगाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जबकि हमारी ज़मीन भी हड़प लिए थे वो सब, तब भी पंचशील सिद्धांत लगाए गए थे कि अब जो ले लियो हो वो ले लियो, आगे मत लियो। तो इतना कमज़ोर टाइप के उस समय नेता थे हमारे। तो अब जो हुआ सब हुआ, अब आगे भूल जाओ, आगे की ध्यान देंगे अब, है ना। तो वहाँ पंचशील सिद्धांत लगाए गए, उनका उल्लंघन सरासर हुआ, फिर सेना आगे बढ़ी, फिर लफदर के, फिर मोदी जी आए तब उनको सबको भगाया, वहाँ से खदेड़ भगाया। तो अनुच्छेद 51 यही कहता है शांति व्यवस्था बनाए रखना है अंतर्राष्ट्रीय परिषद में, जिससे हमारा व्यापार आपस में चलता रहे। यूक्रेन और रूस की तरह नहीं करना है कि पूरा शांति व्यवस्था भंग हो जाए, बिल्डिंगें तबाह हो जाएं, रोजगार ठप हो जाएं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना है अनुच्छेद 51 के अंतर्गत। ठीक है, धन्यवाद मित्रों। अनुच्छेद जो हमारा था नीति निर्देशक तत्व का सब अब कंप्लीट हो गया है। हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि हमें नागरिकता के बारे में बता दो कि हमें भारत का नागरिक कैसे बन सकते हैं या फिर नागरिकता कैसे मिलती है और भारत के नागरिक होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो वो हम अगले चैप्टर में बताएंगे मित्रों। तो अभी हमारा नीति निर्देशक तत्व समाप्त हो गया है और खूब मेहनत से पढ़ें, परीक्षा में आने वाला है। पॉलिटिकल साइंस के पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और जो लोग अभी LLB का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनसे ही पूछा जाएगा, ऐसी बात नहीं पूछा लीजिएगा, पूछा जाएगा। सभी लोग ध्यान दें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।